जैसा कि आपको पता है कि आज ये मेरा आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो है और हम लोग लगातार इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 13वां चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। 4 नंबर का ये चैप्टर है और आज अपना ये दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस पूरे वर्ड की मीनिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये मीनिंग क्लियर कर लेते हैं उसके बाद लगभग चैप्टर का जो हिस्सा है वो अपना कवर हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रकाश के बारे में कुछ डिटेल्स बताई थी। आखिर प्रकाश से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हमारे सामने आए, जिनमें सबसे पहले हमने हाइगेन का नाम पढ़ा था। उसने तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था और तरंग सिद्धांत को लेकर हमने ये कहा था कि इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के संबंध में थोड़ा सा मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। सबसे पहले हमने हाइगेन तरंग सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। इस सिद्धांत द्वारा बहुत सारे प्रकाशिक घटनाओं की सफल व्याख्या की गई, जिनमें अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद हमने इस सिद्धांत के बाद में जो नया सिद्धांत आया था वो प्रतिपादित किया था प्लांक ने, जिसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ये सारे क्या है? प्रकाश से संबंधित सिद्धांत थे, ठीक है। हाइगेन के तरंग सिद्धांत ने तो प्रकाश की तरंग प्रकृति बताई थी और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने यह कहा था कि प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। इन पैकेट्स को फोटोन नाम दिया था हमने। इन पैकेट को क्या नाम दिया था? फोटोन। जिसकी ऊर्जा के बारे में यह पढ़ा था कि फोटोन की ऊर्जा ये होती है E बराबर h न्यू, फोटोन की एनर्जी। h कांस्टेंट था, प्लांक नियतांक कहते हैं इसे, और न्यू फोटोन की आवृत्ति होती है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी इस फोटोन यानी ऊर्जा का ये जो पैकेट होता है इसके पास एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये क्वांटम सिद्धांत था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्यों प्रतिपादित हुआ, उसके पीछे कारण यह था क्योंकि कुछ नई घटनाएं, जैसे इस टाइम के अंदर लगभग ये जो समय था ये 1900 के आसपास का समय था, मैं आपको बता रहा हूं। और इस समय नई घटना जिसका आपने चर्चा भी की थी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसको हमने नाम दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव, नंबर 2 रमन प्रभाव और नंबर 3 क्रॉम्पटन प्रभाव। ये लो, इन घटनाओं की जब व्याख्या की जानी थी तो तरंग सिद्धांत इनमें थोड़ा सा फैल नजर आया, इसलिए नए सिद्धांत यानी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और क्वांटम सिद्धांत से इन घटनाओं की सफल व्याख्या की गई। अब जैसा कि आपको पता है कि अपना यही चैप्टर है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसी चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्लियर सी बात है कि अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव अगर हमें क्लियर करना है तो हमें प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ना है, और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर करवा दिया। यह तो बात थी अपने लास्ट टॉपिक की। अब हम आज चर्चा करते हैं कि प्रकाश के बारे में हमने क्लियर कर लिया। अब बात मैंने चर्चा लास्ट में यह छोड़ी थी कि विद्युत, प्रकाश विद्युत, ये विद्युत क्या चीज है? विद्युत करंट होता है ना, विद्युत का मतलब क्या होता है? करंट। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि करंट कैसे उत्पन्न होता है? करंट उत्पन्न होता है कब? जब आवेश की गति होती है। यहां से हम नेक्स्ट पॉइंट की शुरुआत करते हैं। आवेश की जब गति होती है तो करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। और आवेश की गति की जब बात आती है तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज में हम कौन से पार्टिकल की बात करते हैं? प्रोटॉन की।
और नेगेटिव चार्ज में हम कौन से पार्टिकल की बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन की। यानी अपने को अगर करंट चाहिए तो चार्ज की गति करवानी पड़ेगी, और चार्ज की गति करवाने के लिए आपके पास दो प्रकार के चार्ज हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब बात यह आती है कि आप इनमें से कौन से चार्ज की गति करवाओगे। ठीक है, यानी चार्ज में गति अगर हमें करवानी पड़ेगी तो कौन से चार्ज की करवानी पड़ेगी। इसके लिए एक बेसिक सी बात है जो हम लगातार छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं कि करंट की जब बात आती है, धारा की जब बात आती है, तो विद्युत प्रवाह होता है चालक में। विद्युत प्रवाह किस में होता है? चालकों में। चालकों में विद्युत का प्रवाह होता है सबसे ज्यादा। और चालकों में विद्युत प्रवाह क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं। इसके पीछे रीजन ये है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी स्पष्ट बात है, ध्यान देना, न कि इलेक्ट्रॉन नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चालकों में धारा प्रवाह का कारण होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब प्रश्न ये उठता है कि सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में धारा प्रवाह में जो नाम हमने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है मुक्त इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, वो हमने नाम जो सेलेक्ट किया वो किसका किया है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि मुक्त शब्द क्यों लगाया गया, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन आपने क्यों उठाया, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया। इसके बाद दूसरा शब्द ये उठता है कि दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि हमने प्रोटॉन की चर्चा क्यों नहीं की। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों के सामने एक व्याख्या कर देना चाहता हूं। देखो, चालक जो होते हैं ना, जैसे सपोज करो मैंने कह दिया ये अपना कोई चालक है। ठीक है, ये मेरे पास कोई चालक पदार्थ ले लिया। लगभग जो सभी धातुएं होती हैं वो चालक के अंदर आती है, आपको पता भी है ये। ठीक है, और चालक इस पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ किन से मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब आपको बताया कि इसके अंदर परमाणु है बहुत सारे। जैसे मैं किसी एक परमाणु की चर्चा करता हूं और ये कोई एक परमाणु है। अब परमाणु में क्या होता है? परमाणु के अंदर होता है नाभिक। ठीक है, परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये आप नॉर्मल छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि ये परमाणु है और परमाणु में एक धनावेशित भाग होता है जिसे आप नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? इस प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं। निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जैसे सपोज करो ये अपने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो जिस प्रकार अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, मैंने फिलहाल वहां पर इस चीज का कोई ध्यान नहीं रखा है, मैंने आपको सिर्फ प्रदर्शित किया है कि नाभिक होता है, परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ एक बंध जिसे आप कहते हैं नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक धनावेशित भाग है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, इनके बीच में कूलाम आकर्षण बल लगता है। समझ में आ गई बात मेरी? इनके बीच में क्या लगता है? कूलाम आकर्षण बल लगता है। और यह सबसे ज्यादा प्रभाव किसके कारण होता है? नाभिक की वजह से, क्योंकि नाभिक पावरफुल है। तो नाभिक क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा बांधे रखता है। ठीक है, अब बात यह आई है कि इलेक्ट्रॉन कहां थे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चर्चा करूं कि प्रोटॉन कहां पर है, तो बता देना चाहूंगा कि ये जो नाभिक है, इस नाभिक में दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं जिनमें
एक नाम तो होता है प्रोटॉन का और दूसरा नाम होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा कौन होता है नाभिक के अंदर? न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं बच्चों, एक प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है जैसे हम पढ़ रहे हैं, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित होगा और न्यूट्रॉन क्या होगा? उदासीन होगा। लेकिन नाभिक के अंदर ये जो दोनों कण हैं, ये दोनों कण प्रकृति के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे मजबूत बल, जिसे आप नाभिकीय बल कहते हो। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। तो ये दोनों पार्टिकल सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन से बल द्वारा, जिसे मैं नाम दूंगा नाभिकीय बल। ठीक है, ये दोनों इस नाभिक के अंदर नाभिकीय बल द्वारा बंधे हुए रहते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मेरी पॉइंट पर ध्यान देना आप लोग कि प्रोटॉन अगर हम गति करवाना चाहें तो स्पष्ट बात है कि प्रोटॉन को निकालने के लिए नेचर के, प्रकृति के सबसे मजबूत बल का सामना करना पड़ेगा। और यह सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल। तो मेरे हिसाब से प्रोटॉन को तो निकालना मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रोटॉन को अगर निकाल कर गति करवाओगे और फिर धारा बहेगी तो हमें इससे पहले प्रकृति के सबसे मजबूत बल को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर यहां से प्रोटॉन निकलेंगे। तो यह तो कंफर्म हो गया कि इस बल का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉन की। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को इस नाभिक ने आकर्षण बल द्वारा बांध रखा है। अब आपको पता है कि नाभिक एक पावरफुल पॉइंट हो चुका है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक बैठे हुए हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यह कूलॉम आकर्षण बल होता है, क्योंकि दो चार्ज हो गए, धनावेश और ऋणावेश। और आपने फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ा भी है कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, स्थिर आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो कूलॉम आकर्षण बल होता है, जिसका मान कितना होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। कूलॉम आकर्षण बल का ये फॉर्मूला होता है जो आपने फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे आ जाएगा ये टॉपिक। ये बल दो आवेशों के बीच में लगता है, Q1 और Q2, और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी होती है? R। एक Q1 है, एक Q2 है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी होती है? R होती है। ठीक है, तो पहला चार्ज तो ये हो गया अपना प्रोटॉन वाला। न्यूट्रॉन उदासीन है, तो जो चार्ज है नाभिक के अंदर वो प्रोटॉन का है, और दूसरा चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चों देखो, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है, तो ये हो गई इन दोनों के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही है? और ये बल आपसे क्या कहता है? ये बल आपसे ये कहेगा कि अब इसके व्युत्क्रमानुपाती, देखो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ध्यान देना आप लोग बोर्ड के ऊपर इस चीज के बारे में। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो स्पष्ट बात है कि दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना ही कमजोर होगा। व्युत्क्रमानुपाती का ही रिलेशन होता है, दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना ही कम होगा, और दूरी कम होगी तो बल उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देना, मैं यहां पर चर्चा करता हूं इस पॉइंट के बारे में। आपको ये चीज नजर आ रही होगी, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम है, इसका मतलब यहां बल ज्यादा है। फिर अगले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ये दूरी है वो हल्की सी बढ़ गई, नाभिक से दूरी बढ़ गई। नाभिक से दूरी बढ़ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आकर्षण बल है ये हल्का सा कमजोर हो गया। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक द्वारा उस पर आकर्षण भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब नाभिक द्वारा आकर्षण कम हो जाएगा तो जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, यानी इसी में मैं अगर बात करूं तो आपको पता है कि एक बाह्य कक्षा होगी,
इस प्रकार कक्षाएं चलती जाएगी और उस बाह्य कक्षा में भी कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा दूरी पर है। बात समझ में आ रही है? वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा दूरी पर है। ज्यादा दूरी पर है तो नाभिक का जो ये आकर्षण है, नाभिक का ये जो आकर्षण है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, वो कमजोर हो चुका है। ठीक है, ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कमजोर हो गया है और कमजोर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल, यानी ये मान के चलो लगभग फ्री हो चुका है। थोड़ी सी इसको अगर ऊर्जा दे दे, थोड़ी सी अगर ऊर्जा दे दे तो थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन इस चालक की बाउंड्री के अंदर, ये मैंने बाउंड्री बनाई है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस चालक की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने लग जाएगा फ्री, क्योंकि नाभिक का कंट्रोल खत्म हो चुका है और इस इलेक्ट्रॉन कंट्रोल खत्म होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके, थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करके इधर उधर फ्री घूमने लगता है। इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अगर आप इनको थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अगर आप थोड़ी सी ऊर्जा बाहर से दे देते हैं, यानी ये अपना चालक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है और ये इलेक्ट्रॉन अब आराम से इस चालक की बाउंड्री के अंदर घूम सकता है। अगर आप बाहर से, ठीक है, अब आप क्या करो? आप एक काम करो, बाहर से किसी भौतिक विधि द्वारा बाहर से आप ऊर्जा दे दो इस चालक को। अगर मैं बाहर से इस चालक को ऊर्जा दूंगा तो ये ऊर्जा कौन ग्रहण करेगा? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये घूम रहा है इधर उधर। जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते ही चालक की बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा और गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तभी हम कहते हैं कि जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो किसके कारण बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो आपको शायद आपके क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा कि प्रोटॉन निकालना संभव नहीं है, नाभिक में बैठा हुआ है और प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स उस पर काम कर रहा है, तो प्रोटॉन को हम वहां से नहीं छुड़वा सकते। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम छुड़वा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को छुड़वाने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? बाह्य कक्षा के। परमाणु में, परमाणु के बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि उन पर नाभिक का आकर्षण कम हो गया और वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को अगर हम बाहर किसी भौतिक विधि से अगर एनर्जी दे दे, ऊर्जा दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से फ्री हो जाएगा और धारा प्रवाह में योगदान देगा। तो मेरा ये जो कॉन्सेप्ट आज आपके सामने रखा गया है, शायद आपको समझ में आया होगा। चैप्टर का नाम था प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश के बारे में पढ़ लिया कि इस घटना के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें प्रकाश का कौन सा प्रारूप लेना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत यानी करंट के बारे में आज हमने चर्चा कर ली। और करंट अगर बनाना है तो हमें चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो मिलने का जो सोर्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें कहां से मिलेंगे? वो है बच्चों हमारा चालक। हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे चालक से। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का हमारे पास साधन मिल चुका है, प्रकाश के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब हम हमारी घटना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी घटना कौन सी थी? हमारी घटना थी प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन चीजों का पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब देखो, इस पाठ का हम पूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हैं। प्रकाश के बारे में पढ़ लिया, विद्युत यानी विद्युत कहां से मिलेंगे? करंट हमें चाहिए तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे चालक से। किससे मिलेंगे? चालक से। तो इस पाठ में क्या पढ़ेंगे हम? इस पाठ में ये पढ़ेंगे कि मैं प्रकाश डालूंगा। ठीक है, प्रकाश डालूंगा, वो भी किस पर? मैं इस पाठ में आपको क्या बताना चाहता हूं कि इस पाठ में ये पढ़ेंगे, हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, वो भी किस पर? चालक पर। आई बात समझ में? प्रकाश के पास क्या है? ऊर्जा है। वो भी किस रूप में है? फोटोन के रूप में।
ये ऊर्जा किसको मिलेगी? चालक को मिलेगी। और चालक में ये ऊर्जा कौन ग्रहण करेंगे? चालक में ये ऊर्जा ग्रहण करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मैं ये ऊर्जा दूंगा, ऊर्जा ये कौन ग्रहण करेगा? चालक। और चालक में ये ऊर्जा कौन ग्रहण करेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ग्रहण करने से इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? गति होगी। यानी ये दौड़ेंगे, और जब दौड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत प्रभाव। बात समझ में आ रही है मेरी? तो हो गया ना, प्रकाश के कारण विद्युत का प्रभाव उत्पन्न होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इस पूरे चैप्टर की जो मेन हेडिंग है उस हेडिंग की व्याख्या करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी और पसंद भी आएगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करना क्या है? इन वीडियो को देखें और इनके नोट्स तैयार करें। ठीक है, और घर पर पढ़ाई शुरू कर दें। थोड़ा, चाहे मैटर थोड़ा हो, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक को और आगे ले जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।